नमस्कार दोस्तों इसमें प्रीसियस से 2004 के प्रश्न हैं और इसमें जितने भी समसामयिक प्रश्न हैं उनको हटा दिया गया है। केवल ऐसे प्रश्न ही इसमें रखे गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे कौन कौन से राज्य थे? पहला ऑप्शन है अहमदनगर एवं बीजापुर, दूसरा है बीदर एवं बीजापुर, तीसरा है बीजापुर एवं गोलकुंडा, चौथा है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने दक्षिण में जीता था। व्याख्या देख लेते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1687 को 8 महीने घेरे के पश्चात गोलकुंडा को विजित किया था। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा ऑप्शन है खिजर खान, चौथा है सिकंदर लोदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने जो थी वो आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने इटावा, बयाना, कोइल, ग्वालियर, धौलपुर रियासतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने दिया था? पहला ऑप्शन है सुल्तान फिरोज तुगलक ने, दूसरा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, तीसरा है सुल्तान मुबारक ने, चौथा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। अगला प्रश्न है कि इसमें व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 से 28 में अपनी राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से देवगिरी को किया था, जिसका नाम दौलताबाद रखा गया। इस परिवर्तन का उद्देश्य मंगोल आक्रमण से सुरक्षा एवं दौलताबाद का देश बीचों बीच स्थित होना था और उसने पुनः 1335 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें सही सुमेलित आप देखेंगे कौन सा नहीं है, तो देखेंगे बाज बहादुर जो थे मालवा से थे, ठीक है। कुतुब शाह गोलकुंडा के थे, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह जो थे गुजरात के थे, ये भी सही है। और यूसुफ आदिल शाह जो थे अहमदनगर, नहीं ये अहमदनगर के नहीं थे, जबकि ये जो थे बीजापुर के थे। तो इन व्याख्या देख लेते हैं। मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना की। 1494 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, जबकि बीजापुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की थी यूसुफ आदिल शाह ने की थी 1479। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे उनका नाम क्या था? पहला है बुंदेलों से, दूसरा है कछवाहों से, तीसरा ऑप्शन है राठौड़ों से, चौथा है सिसोदिया से। सही उत्तर इसका हो जाएगा कछवाहों से जो थे अकबर ने अपने वैवाहिक संबंध सबसे सर्वप्रथम स्थापित किए थे। अकबर ने मुगल साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ के स्थानीय सरदारों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, जिसके तहत अपनी राजपूत नीति का विस्तार कर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सर्वप्रथम 1562 में आमेर के कछवाहों के जो राजा भारमल थे उनकी पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर विशेष जोर दिया गया था, किस चीज पे दिया गया था? पहला ऑप्शन है बालिकाओं की शिक्षा पर, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा को, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा को, चौथा है तकनीकी शिक्षा को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो उस पर बल दिया गया था वो था आपका प्राथमिक शिक्षा पे सर्वाधिक बल दिया गया था। व्याख्या देखते हैं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की। इसने संस्थानों के सहयोग राशि बढ़ाने और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने की भी सलाह दी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है बांदेल में, दूसरा है चिंचुरा, तीसरा ऑप्शन है हुगली, चौथा है श्रीरामपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने हुगली में स्थापित की थी अपनी फैक्ट्री। बंगाल में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री सर्वप्रथम हुगली में स्थापित की थी। इसके साथ ही पुर्तगाली बस्ती सैंत थोमे जिसे मद्रास और दीव जिसे काठियावाड़ में भी खोली गई थी। उस समय पुर्तगाली गवर्नर था नुनो डी पुना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है फर्रुखसियर, दूसरा है शाह आलम प्रथम, तीसरा है शाह आलम द्वितीय, चौथा है सुजाउद्दौला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। अगला व्याख्या देख लेते हैं। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम और लॉर्ड क्लाइव के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई।
जिसके तहत शाह आलम ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का भी वायदा किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वो थे, पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने जो था हाउस ऑफ कॉमन्स का जो ब्रिटिश का था उसमें चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। व्याख्या देख लेते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। ये 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन अजीत सिंह ने, दूसरा है लाला हंसराज ने, तीसरा लाला हरदयाल, चौथा है सोहन सिंह भागना ने। सही उत्तर इसका क्या होगा? लाला हरदयाल इसके सही उत्तर होगा। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भागना बनाए गए थे। इन्होंने एक गदर नामक पत्रिका गुरुमुखी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में निकाली, जिसका उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए प्रवासी भारतीयों में जागृति लाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपको बताना 2 अखबार कौन से हैं, तो इसमें आपको बताना है कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, डीआरएस। में कौन कौन से 2 अखबार थे जो एनी बेसेंट ने निकाले? तो आप देखेंगे तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का अखबार था और न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों एनी बेसेंट के अखबार थे। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2। व्याख्या देखते हैं, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन कर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। इन्होंने अंग्रेजी में 2 पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया को प्रकाशित किया था, जिनका उद्देश्य भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का संचार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, दूसरा है मार्लियामेंटो सुधार से, चौथा है मॉन्टफोर्ड सुधारों से और चौथा है साइमन कमीशन योजना से। सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टफोर्ड सुधारों से द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। व्याख्या देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 के तहत प्रथम बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। मॉन्टफोर्ड घोषणा में कहा गया था कि प्रांतों में पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें अधिकाधिक वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी। इस उद्देश्य से प्रांतों में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण थे? पहला ऑप्शन है समय से पूर्व नियुक्ति, दूसरा है सभी सदस्य अंग्रेज थे, तीसरा है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, चौथा है गांधी जी का सहयोग आंदोलन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन के अनुदारवादी सरकार ने सर साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। यह आयोग प्रांतों में द्वैध शासन की समीक्षा करने तथा संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस तथ्य की ओर सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय ने ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पहला ऑप्शन है सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की। दूसरा ऑप्शन है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार तक सीमित थी। तीसरा है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। चौथा है कि कथन तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। सही उत्तर क्या हो जाएगा? होम रूल लीग के विषय में असत्य कथन बताना है यहाँ पे, तो असत्य कथन है चौथा वाला। ठीक है, जबकि अन्य जो हैं ये सत्य हैं। ठीक है, तो तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ऐसा नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं, भारत में स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में ही एक अन्य होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत था। तिलक एवं एनी बेसेंट के विचार भले ही भिन्न थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके उद्देश्य एक होने के कारण कभी उनके बीच में मतभेद उत्पन्न नहीं हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन। तो इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरे नंबर पे आपका आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरे नंबर पे आपका आएगा क्रिप्स मिशन और चौथे नंबर पे आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अब देखते हैं व्याख्या इसकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था।
व्यक्तिगत जो आपका सत्याग्रह था ये अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था, और क्रिप्स मिशन जो था ये 1942 में भारत आगमन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी के निम्न में से कौन थे। तो अतिवादी और उदारवादी के जो पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है एम जिन्ना, तीसरा मैडम कामा, चौथा है फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष सन 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, लखनऊ में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों घरों अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। तिलक पहले से कुछ नरम पड़े थे। उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता के लिए पहले कांग्रेस में प्रवेश पाना था। अगला प्रश्न है कि नीचे संगठन की सूची दी गई है और कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। तो कौन कौन से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। पहला है अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा है न्यू नेशनल पार्टी, और चौथा है इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो आप देखेंगे जो इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों में जो संलग्न थे, अभिनव भारत था और अनुशीलन समिति था। ये दोनों जो थे क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। वीर दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1904 में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए अभिनव भारत का गठन किया। इनके पहले नाम था मित्र मेला था इसका पहले नाम। अनुशीलन समिति की स्थापना 1909 ईस्वी में वारेंद्र घोष और सचिन सान्याल ने की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना था। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना 1887 ईस्वी में सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद ने बनारस में की, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार करना और जन समुदाय को अंग्रेजों का बनाना था। अगला प्रश्न है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है बी आर अम्बेडकर ने, तीसरा ऑप्शन है वी डी सावरकर ने, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर का क्या था, बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक था। बी आर अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए एक मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 में प्रारंभ किया था। उन्होंने 1924 में बम्बई में दलित वर्ग संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे। पहला ऑप्शन है गांधी एवं लॉर्ड इरविन ने, दूसरा है गांधी एवं जिन्ना ने, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है गांधी जी एवं अम्बेडकर ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी और अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। व्याख्या है कि 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। स्थानीय निकायों में स्थानों को सुरक्षित। अगला प्रश्न है कि भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी थी। पहला ऑप्शन है 2 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित करना है। तो आपको नॉर्थ से साउथ के बीच में व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो आप देखेंगे इनमें से कोच्चि, गोवा, न्यू मंगलोर और नवा शोवा में आप क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा नवा शोवा। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद आपका आएगा इसमें से मर्मोगोवा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद आपका आएगा न्यू मंगलोर और अंत में आएगा कोच्चि। सही उत्तर हो जाएगा बी। तो उत्तर से दक्षिण में भारत के बंदरगाह देखें तो नवा शेवा जो है ये मुंबई का नया बंदरगाह है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये भारत का आधुनिकतम पत्तन है जहां सर्वत्र आधुनिक कंप्यूटर नियंत्रित तकनीकों का प्रयोग किया गया है। जो मर्मोगोवा है ये गोवा में अरब सागर के तट पर अवस्थित है, जो आधुनिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। और जो न्यू मंगलोर है ये कर्नाटक राज्य के पश्चिम तट पर अवस्थित है। इस बंदरगाह में कुद्रेमुख के लौ अयस्क के निर्वात की सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई। अगला कोचीन जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, केरल के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पे जनजाति दी गई हैं, राज्य दिए गए हैं। तो सुमेलित जो नहीं है, जैसे अंगामी नागालैंड में है, सुमेलित है। बीरहोर जो है ये आपका झारखंड में नहीं है, जबकि ये छत्तीसगढ़ में है। खासी मेघालय में है, टोडा तमिलनाडु में। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बीरहोर झारखंड।
तो इसको मिलान देख लेते हैं। तो मिलान ये है कि अंगामी नागालैंड में पाई जाती है, बीरहो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, खासी मेघालय में पाई जाती है और टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज हैं। तो चलिए मिलान करते हैं, इसको देखते हैं। गुरुंग हिसानी जो है यहाँ पाया जाता है आपका लॉएस्ट। इसके बाद तालचेर में आप देखेंगे तो पाया जाता है कोयला। फिर आपका जादूगोड़ा जो है आपका प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए और जावर जो है प्रसिद्ध है जस्ते के लिए। सही उत्तर इसका देखते हैं। सही उत्तर होगा सी 3 4 2 1 3 4 2 1। ठीक है, सही उत्तर। अब इसकी व्याख्या देख ले तो जादूगोड़ा जो है देखिए यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये पाया है कहाँ पे अवस्थित, ये है झारखंड में जादूगोड़ा। तालचेर जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है और तालचेर है कहाँ पे, ये है उड़ीसा में। जावर जो है चांदी और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है और ये है राजस्थान में। गुरुंग हिसानी जो है ये आपका लॉयस के लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ पे, उड़ीसा में। अगला है कि निम्नांकित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर का पठार नहीं है, बताना है। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार नहीं आता। छोटा नागपुर का पठार जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में फैला हुआ, ये पठार उड़ीसा में नहीं है। ये खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य का जो प्रदेश स्थित नहीं है, तो बताना कहाँ नहीं है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये क्षेत्र नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक कालक्रमों के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। पहला है अरावली, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रैप, चौथा है हिमालय। तो इसका बताना है कि कालक्रम के अनुसार कौन सा पहले बना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अरावली बना, इसके बाद आपका पूर्वी घाट बना, इसके तत्पश्चात आपका बना दक्कन ट्रैप, उसके बाद बना आपका हिमालय। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भूवैज्ञानिक के अनुसार जो है अरावली जो था ये सबसे प्राचीन है और ये बना था प्रोटोरोजोइक काल में। इसके बाद आया पूर्वी घाट जो कि मेसोजोइक काल में बना। दक्कन ट्रैप जो है कैम्ब्रियन काल में और हिमालय पर्वत नियोजोइक काल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा है कानपुर में, तीसरा फैजाबाद, चौथा है वाराणसी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कानपुर में जो है वो भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान उत्तर प्रदेश के नगर कानपुर के कल्याणपुर में स्थित है जो नवीन आधार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, निकट है किसके। पहला ऑप्शन है चिल्का झील के, दूसरा गोदावरी के मुहाने पे, तीसरा है महानदी के मुहाने पे, चौथा है पुलिकट झील के। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुलिकट झील के पास अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। चिकमंगलूर जनपद में, दूसरा ऑप्शन है कुर्ग जनपद में, तीसरा है नीलगिरी जनपद में, चौथा है वायनाड जनपद। सही उत्तर हो जाएगा चिकमंगलूर जनपद में। निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है। पहला ऑप्शन है भिलाई, दूसरा है दुर्गापुर, तीसरा जमशेदपुर, चौथा ऑप्शन है राउरकेला। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर टाटा के अंतर्गत है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा है लिम्पोपो, तीसरा ऑप्शन है नाइजर, चौथा है जैम्बेजी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को घुमाव क्षेत्र के कारण 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और जो कांगो रिवर है जो कांगो दायरे में है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं। सही पहला ऑप्शन है कि 21 जून, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा 21 मार्च और 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 21 जून एवं 22 दिसंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर जो है इसका सही उत्तर होगा कि जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं, जबकि दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेशी, दूसरा है मिस्र, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है पाकिस्तान। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, तो सही उत्तर चयन करना है। तो आप देखेंगे इसको मिलाने का प्रयास करें तो तंजानिया की राजधानी आप जानते हैं कि क्या है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। इसके बाद केन्या की राजधानी आप जानते हैं नैरोबी है।
इसके बाद जो नामीबिया है इसकी राजधानी विंडहॉक है और मोरक्को की राजधानी रबात है। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। तो व्याख्या देखते हैं, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी नैरोबी, नामीबिया की विंडहॉक और मोरक्को की रबात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ये हवाओं एक तरफ हवाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ प्रदेश दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला सुमेलित है, बूरन जो है सहारा में, ये भी सुमेलित है। विलिजार्ड जो है वो चिली में, ये सुमेलित नहीं है। सामूम जो है ईरान में, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। पहला ऑप्शन है प्रधान, दूसरा क्षेत्र प्रमुख, तीसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष, चौथा है सरपंच और पांचवा है पंच। तो कौन सा जनता द्वारा सही डायरेक्ट जो है चुनाव होता है, चुने जाते हैं। सही उत्तर इसका होगा प्रधान का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव जनता द्वारा होता है और आपका पंच का। ठीक है, तो ये आपका होगा, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत राज वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार ग्राम पंचायत में पंच, प्रधान, सरपंच का चुनाव ग्राम के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, जबकि क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है। पहला परामर्शदात्री, दूसरा अपीलीय, तीसरा है संवैधानिक, चौथा है प्रारंभिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। अगला इसमें व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के उन अधिकारों का वर्णन है जिसके तहत केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान किया जाता है। यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। पहला ऑप्शन है संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों की विधान परिषदों के गठन एवं उसकी समाप्ति का वर्णन है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा द्वारा संकल्प पारित कर वहां विधान परिषद का गठन या उत्साधन किया जा सकता है। जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद उसे पारित कर तत्संबंधी राज्य से विधान परिषद को समाप्त कर देती है। अगला प्रश्न है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा है किसी भी उच्च न्यायालय को, चौथा है उपरोक्त सभी को। तो सही उत्तर इसका होगा राष्ट्रपति को जो है वो परामर्श लेने का अधिकार है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि के प्रश्न पर भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। न्यायालय की यह शक्ति परामर्शदात्री है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इसे माने या ना माने, लेकिन अन्य न्यायालयों को इसे मानना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, दूसरा ऑप्शन है 6 माह में, तीसरा 1 वर्ष में, चौथा है संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। तो सही उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 माह के अंदर जो है भर देना चाहिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए पद रिक्त से पहले चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग आदि से आकस्मिक रिक्ति हो तो 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, उन लोगों का उन शहरों के नाम से सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो बस एक तरफ शहर के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उत्पादन दिया गया है। तो बताना है कौन से शहर में कौन सा उत्पादन होता है। तो आप मिलान करिए। तो रेणुकूट में आप देखेंगे कि एल्युमिनियम उद्योग है, ऋषिकेश में आपका एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है, और मेरठ में खेल का सामान बनता है, और अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं। तो सही उत्तर इसका देख लेते हैं और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रेणुकूट मिर्ज़ापुर जिले के रेणुकूट में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को है, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा कंपनी है, और मेरठ में खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, और अलीगढ़ ताले के लिए विश्वविख्यात है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है जबलपुर में, दूसरा है कानपुर में, तीसरा है कुमारगंज फैजाबाद में, चौथा है पंतनगर में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंतनगर जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। पहला है सोनभद्र, सत रविदास
नगर, दूसरा ऑप्शन है खीरी और संत रविदास नगर, तीसरा है लखनऊ बागपत, चौथा है कानपुर और देहात और व ललितपुर। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, खीरी और संत रविदास। तो खीरी जो है वो सबसे अधिक विस्तृत है और जो क्षेत्रफल में, और संत रविदास नगर सबसे कम क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। पहला ऑप्शन है भारतेंदु नाट्य अकादमी, दूसरा ऑप्शन है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, तीसरा है ललित कला अकादमी और चौथा है संगीत नाटक अकादमी। तो कौन सा है संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय? सही उत्तर होगा इसका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में संगीत के विकास के लिए लखनऊ में सर्वप्रथम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च विश्वविद्यालय घोषित किया है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, तो आपको बताना है कौन सी जनपद में कौन सा मुख्यालय है। तो मिलान करने पर आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर जो है वो नोएडा में है मुख्यालय, ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय अमरोहा है। इसके बाद आप संत कबीर नगर का देखेंगे तो खलीलाबाद है, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। सही उत्तर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा और संत कबीर नगर का खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। अगला है बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है किस प्रदेश में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। ठीक है, तो कहाँ पे मनाया जाता है गरिया पूजा त्यौहार? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है बाबा गरिया पूजा त्यौहार।